नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। दोस्तों, हमने कई एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर देखे जहां आपसे पॉलिटी के सवाल जब पूछे जाते हैं तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है नए नए तरीके के ऑप्शंस दे देंगे। उसमें से एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, हमारे मूल अधिकार। अब भाई, मूल अधिकार को याद करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक एक-एक आर्टिकल को जो है याद करिए, रटते रहिए घूम-घूम के, और अगर भगवान की दुआ रही तो आपको याद भी हो जाएँगे। लेकिन ऐसा होना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और हम यही आशा करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारी स्टेटमेंट्स जो बहुत आसान तरीके से आपको ये फंडामेंटल राइट्स याद कराती हैं, उनको याद करने के बाद ये जो आपके डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएँगे। और अगली बार अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स पे कोई सवाल मिलता है जहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट मेंशन्ड है, तो आप उसको बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार की बात करें दोस्तों, तो ये मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में। और आर्टिकल 12 में मेंशन्ड है स्टेट की डेफिनेशन। हम कई बार देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो वहां पे हमें बार बार ये बात मिलेगी कि द स्टेट शुड डू दिस और स्टेट शुड नॉट डू दिस। तो वो स्टेट है क्या, उसकी डेफिनेशन हमें मिलती है आर्टिकल 12 में। उसके बाद आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फिर उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा, वो लॉ मान्य नहीं होगा। तो अब 12 और 13 में तो सिर्फ डेफिनेशन पार्ट कवर हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो हम बात करें राइट्स की, वो कवर होते हैं आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक जाएंगे। तो आज हम बेसिकली 14 से 35 को कवर करेंगे। और आप सबको पता है कि जो हम राइट्स की बात करते हैं वो कुछ मोटी मोटी हेडिंग से बटे हुए हैं। जैसे पहला पहला राइट अगर हम देखेंगे, राइट टू इक्वालिटी, जो कवर्ड है अंडर आर्टिकल 14 टू 18। कहने का मतलब ये है कि समानता का जो अधिकार है आपको, वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मिलता है। अब ये समानता किस तरीके की है वो अलग अलग आर्टिकल्स में डिफाइंड है। जैसे 14 में क्या कहा गया है, 18 में क्या कहा है, 17 में क्या कहा गया है, वो सारी बातें हम अभी देखेंगे। तो ये एक ग्रुप है आर्टिकल्स का। अगला है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी आजादी का अधिकार, वो कवर्ड है अंडर आर्टिकल 19 टू 22। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉइट, अगर किसी का गलत उपयोग किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो कवर्ड है अंडर आर्टिकल 23 टू 24। अगला आता है ग्रुप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसके रिगार्डिंग जो फ्रीडम की बात की गई है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच मेंशन की गई है। अब सोचने वाली बात यह है, हमने यहाँ पे एक ही बात मेंशन तो कर दी कि ये मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 25 टू 28, लेकिन कई बार हमसे इसी बीच में एक सवाल पूछा जाता है और हम कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि 25 से 28 में जो स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी मिलती जुलती हैं कि हमें याद नहीं रहता। फिर अगला जो एक ग्रुप है वो है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, तो वो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में कवर्ड है। और फिर आता है आपको राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब राइट टू फंडामेंटल राइट नहीं रहा। मैंने आपको इसलिए इस लिस्ट में इसको दिखाया था क्योंकि आपको ये याद रहे कि अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये एक नॉर्मल राइट हो चुका है अंडर आर्टिकल 300A। तो अब फंडामेंटल राइट्स का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि अगर कभी भी आपके मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो उस केस में आपके पास सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर है। आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो प्लीज मुझे इसमें जो है आप मेरी सहायता करें। और ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता। और ये मेंशन होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स है राइट टू प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि अब ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो आइए कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं और उन स्टेटमेंट्स की हेल्प से अपने फंडामेंटल राइट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम 3 स्टेटमेंट देखेंगे इस वीडियो में और उन 3 स्टेटमेंट्स की हेल्प से सारे फंडामेंटल राइट्स को हम कवर कर लेंगे। अब जो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको दिख रही है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 24 तक के फंडामेंटल राइट्स को कवर करती है। आपके सामने हर आर्टिकल का जो एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी मैंने इसलिए डाला हुआ है ताकि आप उस चीज को स्टेटमेंट से एक रिलेशन दे सकें। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए स्टेटमेंट कहती है, लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली। तो
आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स हैं जो कि हाईलाइटेड हैं, तो आइए इनको स्टेटमेंट से जोड़ना शुरू करते हैं। लॉ स्टैंड्स फॉर आर्टिकल 14 बिकॉज वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सब बराबर हैं। तो आर्टिकल 14 वर्ड कौन कवर कर रहा है, तो ये लॉ कर रहा है, तो ये हो गया 14। इसके बाद आते हैं रिमूव्स, नॉर्मल वर्ड है डाउट। डाउट में डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए आपको याद कैसे करना है। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, यानी ये 16 को कवर करता है, क्योंकि 16 का जो मीनिंग है वो ये है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लोगों को बराबरी का मौका मिलना। उसके बाद यू स्टैंड्स फॉर अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये कवर करता है 17th आर्टिकल को। और बी को छोड़ दें तो जो टी है वो करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी अगर किसी के पास जो राजा महाराजाओं के टाइटल्स है उनको अब अबॉलिश कर दिया गया है। तो आपने देखा हमने राइट टू इक्वालिटी के जो भी आर्टिकल थे वो सारे कवर कर लिए यहां तक। अब आगे की स्टैंड पढ़ते हैं। एंड गिव 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ एमआरपी क्लियरली। तो देखिए ये तो स्टेटमेंट का पार्ट है, इससे हमें भी इतनी हेल्प नहीं मिल रही, लेकिन आगे बढ़ते हैं। वी सॉ, तो एस का मतलब है आपके, अब 19 में अगर आप देखेंगे आर्टिकल 19 जो है उसमें 6 सेट ऑफ राइट्स मिलते हैं आपको, उन राइट्स को भी हमने यहां इंक्लूड किया हुआ है। एस का मतलब है आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये 19th का ए पार्ट है, ये ए हो गया। उसके बाद राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो ये असेंबल ए हो गया, तो ये बी हो गया। अब यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी ए से कवर करता है। ये स्पीच वाला पोर्शन था तो वो एस से कवर कर रहा था। उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो अगर आपको यहां मेंशन्ड है यू, तो आपको ये पता लग जाएगा कि 19th के सी क्लॉज की बात कर रहे हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, तो यहां पे ये क्लॉज डी की बात करता है। फिर आता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आर स्टैंड्स फॉर रिजाइड, तो ये ई की बात करेगा। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब आप कहेंगे सर ये तो एफ होगा, लेकिन एफ जो था वो भी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट था जिसको हटा दिया गया है, तो एफ हट गया तो अब बचा क्या, जी, तो अब ये जी है, यानी प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन जो है वो जी के थ्रू कवर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 एमआरपी में हमने 19th के जितने भी 6 आर्टिकल्स, 6 राइट्स हमें मिलते हैं वो हमने कवर कर लिए। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 20, वो कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, तो यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कन्विक्शन, तो ये 20 की बात कर रहा है। 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब ये बात कर रहा है 21 की। 21 ए कहता है राइट टू एजुकेशन, तो 21 ए ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, तो 21 का ए भी हमने यहां पे कवर कर लिया। उसका अगला आर्टिकल कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो अरेस्ट एंड डिटेंशन को हमने यहां पे सिग्निफाई कर दिया 22 से। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। अब लेबर के लिए आप 23 और 24 को एक साथ ही ले सकते हैं, क्योंकि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी इंक्लूड करता है, तो वो एल में ही कवर्ड हो जाएगा। तो एल स्टैंड्स फॉर लेबर, तो सबसे पहला प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, और अगला आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो दोनों के दोनों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के जो 2 आर्टिकल्स हैं वो दोनों एल में ही कवर्ड होते हैं। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ एमआरपी क्लियरली, अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा वर्ड हमारे लिए आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इजीली 14 से लेकर 24 तक के जो 10 आर्टिकल्स हैं हमारे, उस सबको कवर कर लेंगे। और आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो यहीं कवर्ड हैं। जैसे 19th के अंदर भी 6 राइट्स के जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो भी यहाँ पे कवर्ड हो जाते हैं। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है एग्जाम का, और वहाँ पे जब हमसे ये कंफ्यूजिंग आर्टिकल्स पूछ ले जाते हैं तो हम जो है फ्लम्बल कर जाते हैं थोड़ा सा। तो अब हमें
ये स्टेटमेंट याद रखनी है और अब हम आगे से इस चीज से फंबल नहीं करेंगे। तो ये होगी पहली स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है? लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ एमआरपी क्लियरली। तो 6 फ्रीडम्स का मतलब ये हमें पता लग ही गया कि भाई हमारे पास 19th में 6 राइट्स है। सातवां राइट, पहले एक सातवां राइट हुआ करता था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया है। अब अगली स्टेटमेंट, कॉनमैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। तो अब देखिए, हम कवर कर चुके हैं 14 से लेकर 24 पहले ही। तो अब लाजमी सी बात है, अगला कौन सा आर्टिकल होगा? वो है 25। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें कौन कौन से आर्टिकल कवर है? तो 25, 26, 27 और 28। तो सबसे पहले 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। मतलब आपको आपका जो मन करता है आप उस प्रोफेशन को और रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कौन, तो कौन वर्ड आपको मिल रहा है? कॉन्साइंस। कौन एक्चुअली में ये वर्ड जो होता है ये होता है कोई बहरूपिया जो धोखा देता है। तो उस वर्ड से हमने यहाँ पे कॉन्साइंस को निकाल लिया ताकि हम याद कर सकें। अगला वर्ड है मैन। तो 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज करें, उसकी पूरी फ्रीडम हमारा संविधान आपको देता है। किस आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 26 के अंदर। तो मैन हो गया। तो देखिए 25 ये हो गया, 26 ये हो गया। इवेट्स टैक्स, यानी 27 जो होगा वो ये कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब गवर्नमेंट आपके ऊपर अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकती। तो टैक्स कवर हो गया अंडर आर्टिकल 27। अब बात करते हैं 28 की। तो ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये फॉर होना चाहिए था। तो आप अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि भाई उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड करनी है तो वो कर सकता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। तो ये कवर हो जाएगा अंडर आर्टिकल 28। एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। तो अब कल्चर एंड एजुकेशन में 29th कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो और यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे कल्चर का ही मेंशन आता है। और 30th कहता है एजुकेशन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो देखिए 29 बात करता है माइनॉरिटीज के कल्चर की और 30th बात करता है उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। तो कल्चर 29th हो गया और एजुकेशन हो गया 30th। यानी अगर हम देखें तो 25 से लेकर 38 तक हमने सारे के सारे आर्टिकल्स यहाँ पे कवर कर लिए। किस तरीके से? कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। कॉन 25, मैन 26, टैक्सेस 27, अटेंडेंस 28, कल्चर 29 एंड एजुकेशन 30। अब बात करते हैं अपने आगे के जो 5 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं उनकी। देखिए वहां पे हमने बोला कि कॉनमैन जो है कोई गलत काम कर रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल। अब सुप्रीम कोर्ट आपको पता है आर्टिकल 32 में ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों का हनन होगा तो उस व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है उस केस में। और सुप्रीम कोर्ट उनका बचाव कैसे करेगी? उनके पास 5 रिट्स होती हैं। 5 रिट्स होती हैं। उन पांच ऐसे आप ये समझ सकते हैं कि ये 5 उनके पास ऐसे हथकंडे हैं जिसके थ्रू वो उस आदमी को उसके मूल अधिकारों का जो जिनका हनन हुआ था उसको वो है एक रिलीफ दिला सकते हैं। वो रिट्स आपके सामने, जैसे हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सेंट्रियोरी। अब अगर आपको चाहते हैं कि हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और इसको भी याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको दे सकें। अब देखिए हमने मोटा मोटा ये तो समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, तो इसलिए हमें सेंटेंस में दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 में आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही आर्टिकल जैसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे BR अम्बेडकर साहब ने हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है आर्टिकल 32 को। तो सुप्रीम कोर्ट आ गया 32 के अंदर। अब देखते हैं आगे की बात, कोर्ट विल कैच रामलाल। अब यहां देखिए 33 कहता है एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। यानी पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, पुलिस हो गई, इनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट करने की बात है वो स्टैंड करती है आर से।
यानी 33 स्टैंड करेगा आर से। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करने की। अगला है प्रोविजन फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। तो अब देखिए मार्शल लॉ आपका यहाँ पे आ गया कि भाई मार्शल लॉ लग गया तो फोर्स में तो आप एम को कवर कर जाएंगे यहाँ पे 34th के थ्रू, और ए को आप मान सकते हैं यहाँ पे कि वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो 34th ये आर दोनों कवर कर देते हैं। एम आपका कवर करेगा 34th। अब 35th की बात करें तो वो बस ये कहेगा कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स पे लॉ बनाने की, तो एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट, तो अंडर आर्टिकल 35th कवर होता है। तो एल स्टैंड्स फॉर 35th आर्टिकल। तो देखिए कितनी आसानी से सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 जो है बहुत आसानी से समझ लिए। और अब मुझे लगता है कि अगर इन स्टेटमेंट्स को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और अपने हाथों से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, तो अब आपको ये जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा। और जहां तक बात रही इन रिट्स की, तो हम पूरी तरीके से हम आप कमिटेड है कि हम एक वीडियो इसके ऊपर भी लेकर आएंगे, ताकि इन रिट्स को भी हम बहुत तसल्ली से आपको समझा सके कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इन हथकंडों को, इन मेजर्स को यूज करके किसी भी अग्रीव्ड पर्सन को उसके फंडामेंटल राइट्स के केस में रिलीफ दिलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि आप बाकी दोस्तों को भी इस बारे में पता लगे। और अगर आप चाहते हैं या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज हमें कमेंट करें, और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।